नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल। अभी हम पुराना साल छोड़ के नए साल में जा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड मे दिस ईयर ब्रिंग यू द मोस्ट ब्यूटीफुल हेल्थ, हैप्पीनेस एंड द वेल्थ। तो जैसे भी हम कभी नई शुरुआत करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि वी शुड बी स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या हैं किसी चीज़ के? तो हमें जब भी ऊपर जाना है तो हमेशा अपने बेसिक्स को याद रखना है। सेम इन द लाइफ अपने बेसिक्स पे रहना है। सेम इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में भी जितना हम बेसिक्स पे रहेंगे उतना हम पेशेंट्स की डिसीज़ को समझ पाएंगे, उतना अच्छा डायग्नोसिस बना पाएंगे और उतना ही उसको काउंसिल कर पाएंगे। तो मैं आज नए साल में कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, स्पेशली जो मेरा फील्ड है इनफर्टिलिटी का, जिसमें कि हम कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या रीजंस हैं कि प्रेगनेंसी टाइम से नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो रिपीटेड हम बताते हैं और एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगी। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे जब भी काउंसलिंग के लिए आता है तो आई ऑलवेज आस्क कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आने चाहिए। दूसरी चीज़, आप उनको टाइम दीजिए। दे शुड बी कंफर्टेबल और उनसे ज़्यादा एक डॉक्टर को कंफर्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ ब्लेम गेम कि डॉक्टर ने गलत कर दिया, कि वाइफ गलत है, कि हस्बैंड गलत है। सब अपने अपने पार्ट पे सही हैं। किसी की भी प्रॉब्लम, हस्बैंड की में प्रॉब्लम है तो अगेन इट्स अ टीम वाइफ की भी प्रॉब्लम है, वाइफ की प्रॉब्लम है, और दोनों की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर की भी प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ अ टीम गेम फर्स्ट। तो हम लोगों को एक दूसरे का कभी भी सपोर्ट करना है, ना कि कभी भी किसी को ब्लेम करना है कि ट्रीटमेंट गड़बड़ है, कि ये गड़बड़ है, कि ये लाते नहीं हैं, कि ये मेडिसिन गड़बड़ खाती हैं, लाइक दिस। अब कुछ फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इनफर्टिलिटी के हैं। मेल पार्ट पे मीन्स जो हस्बैंड है उसके पार्ट पे, जैसे कि सीमेन एनालिसिस हम जो मोस्ट कॉमन कराते हैं। किसी का ओबीज है, फैट है, पहले से फैमिली हिस्ट्री है तो थायराइड, शुगर, वायरल मार्कर्स वो भी कराते हैं। तो सीमेन एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ बेसिक एंड सिंपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर द मेल पार्टनर। अगर उसके सीमेन में उनका नंबर देखा जाता है कि स्पर्म्स का नंबर क्या है, सीमेन का वॉल्यूम क्या है, उसमें मोटालिटी कितनी है, मूवेबल स्पर्म्स कितने हैं, उसमें डेड स्पर्म्स कितने हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन से करके हमें ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है कि हम मेल फैक्टर में किधर डील कर रहे हैं। अगर सीमेन एग्जामिनेशन नॉर्मल है, वायरल मार्कर्स नॉर्मल हैं, तो फर्दर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें इन्फेक्शन की सेल्स आ रही हैं तो उनको एक कोर्स एंटीबायोटिक का दिया जाता है, प्लस कोई भी उनको एडिक्शन वाली हैबिट है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको है, उसके लिए मना किया जाता है, प्लस डाइट काउंसलिंग करी जाती है। अगर सीमेन में नंबर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग कुछ अल्ट्रासाउंड, जिसे स्क्रोटल डॉपलर कहते हैं, जेनेटिक टेस्ट कराए जाते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं, और उसके आधार पर उसको मैनेज किया जाता है कि हमें आईयूआई करना है, इक्सी करना है, आईवीएफ करना है, ट्रीटमेंट देने हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन देने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं। तो ये मेल पार्टनर रहा। तो कभी भी एक तो ये रिक्वेस्ट होती है पेशेंट्स के, दे शुड बी ओपन फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द मैनेजमेंट एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो आजकल एक अच्छी चीज़ ये है कि व्हेन एवर वी आर काउंसलिंग, तो एक पहले हेजिटेशन और एक रेसिस्टेंस थी कि मेल पार्टनर अवॉइड करते थे टेस्ट कराना। ऐसा नहीं है, एंड एवरी वन इज एजुकेटेड एंड दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। दिस इज़ वेरी गुड थिंग्स टू अस। दूसरा, फीमेल पार्टनर पे क्या क्या है। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि एवरीथिंग इज, ट्यूब्स ठीक है, सीमेन ठीक है, स्टिल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं 10-20% जिसमें ओव्यूलेटरी डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि हर महीने एग नहीं बनता, 2-3 महीने पे एग बनेगा, तो 2 या 3 या 4 महीने बाद पीरियड आएगा। ऐसी फीमेल्स में थोड़ा हेयरी ग्रोथ ज़्यादा होती है, या वेट गेन ज़्यादा होगा, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, थोड़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी या इंसुलिन रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ प्योरली अ हार्मोनल एंड लाइफस्टाइल थिंग। तो ऐसे केसेस में हम वेट रिडक्शन का, लाइफस्टाइल का, फूड हैबिट का, प्लस थोड़े हार्मोन्स के टेस्ट दिए जाते हैं।
दूसरा फैक्टर आता है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूब टेस्ट करते हैं, ट्यूब टेस्ट में अगर वो खुली हैं कि बंद हैं तो फर्दर लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करा जाता है। तीसरा आता है यूट्रस में कोई फैक्टर है, यूट्रस में पर्दा जिसे सेप्टम बोलते हैं, तो दो यूट्रस जैसे हम बाइकॉन्वेट यूट्रस बोलते हैं, ऐसा कोई मुलेरियन एनोमलस बोलते हैं, मीन्स यूट्रस में डिफेक्ट, उसको जो करेक्टेबल हैं उसको हम करेक्ट करते हैं। कई चीज़ें हैं, एंडोमेट्रियोसिस जो आज का डिसीज़ ऑफ मिलेनियम है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, हीमरेज, ब्लड की सिस्ट बनती हैं ओवरी में और वो बनती जाती हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, प्लस वो सब ओवरी, यूट्रस, ट्यूब सब एक चिपक जाती हैं जब ग्रेडिंग ज़्यादा बढ़ती है। प्लस पेशेंट को जो मेन सिम्टम होता है वो पेन होता है, पीरियड्स के टाइम पेन, इंटरकोर्स के टाइम पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस के फीचर्स हैं। ऐसे ही एडिनोमायोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस के पीसेस, जो एंडोमेट्रियम के पीसेस हैं, उसकी वॉल्स में आ जाते हैं, वो उसका साइज़ बढ़ाते हैं, प्लस फाइब्रोसिस करते हैं जिससे यूट्रस हार्ड और कंसीव करने में या इम्प्लांटेशन जहाँ बच्चा चिपकता है वो चिपकने में दिक्कत करता है। तो एडिनोमायोसिस इज़ वन ऑफ द मेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा होता है इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस आजकल इतने कॉमन नहीं हैं क्योंकि एंटीबायोटिक सरप्लस होता है, थोड़ी सी दिक्कत पे हर कोई एंटीबायोटिक ले लेता है, बट स्टिल इट इज़ देयर। क्लमाइडियल इन्फेक्शन जो ट्यूब बंद कर देते हैं, एंडोमेट्राइटिस की झिल्ली और बच्चेदानी का मुंह नीचे से हमेशा ओपन सिस्टम है, तो जब भी वजाइना में इन्फेक्शन होगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम में उनमें जाएगा, ट्यूब्स में जाएगा, तो हमेशा वी शुड अवॉइड ऑल द इन्फेक्शंस। एंड कभी भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट से मिलें और उसका तुरंत ट्रीटमेंट लें। तो ये चीज़ें हैं जो फीमेल पार्ट पे होती हैं, प्लस ढंग से आप इन्वेस्टिगेट कराएं। एक तो चीज़ें इतनी टेक्निकली एडवांस हो गई हैं तो एवरीथिंग कैन बी डायग्नोज्ड। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है, आप डायग्नोसिस बनाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिक वो कराइए। अगर 1, 1.5, 2 साल हो गए हैं और ट्यूबल टेस्ट भी हो गए हैं, स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली परफेक्ट टेस्ट है जिसे हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स टू लुक एट द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब झिल्ली जहाँ हम बच्चेदानी के मुंह से दूरबीन डालते हैं और झिल्ली को, उसकी दीवार को जहाँ बच्चे इम्प्लांट करते हैं चिपकता है उसको देखते हैं, उसकी दीवार को देखते हैं, उसकी झिल्ली में जो ट्यूब्स खुल रही हैं उनको देखते हैं कि वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ कोई पर्दा तो नहीं है, वहाँ कोई जाला तो नहीं है, वहाँ कोई पॉलिप तो नहीं है, अगर कुछ है तो वहीं की वहीं रिसेक्ट ऑफ कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं करती हूँ। तो हिस्ट्रोस्कोपी में बहुत फाइंडिंग मिलती है, बच्चेदानी का मुँह ही चिपका हुआ है, फाइबर्स हैं, उसको हम वहीं की वहीं करेक्ट कर देते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम दूरबीन पेट में डाल के बहुत पतला सा ये देखते हैं कहीं यूट्रस और ट्यूब चिपके तो नहीं है, ट्यूब अपनी जगह पे है कि नहीं, ओवरीज अपनी जगह पे हैं कि इधर उधर चिपकी हुई हैं। तो ट्यूब, ओवरी और यूट्रस का एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है कि ट्यूब्स ओवरी के ऊपर ऐसे आनी चाहिए जिससे कि ओवम रिलीज हो और ट्यूब्स ले लें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमारा ट्यूब्स में हो रहा है। तो हमें वो सब इतना क्लियर दिखता है दूरबीन के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी में, और हमें एक 100% डायग्नोसिस का अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है कि ये क्या हम डील कर रहे हैं और आगे हम कितने वक्त तक नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। जनरली लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के बाद 5 to 6 मंथ्स में हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी मिल जाती है अगर हम करेक्टेबल को करेक्ट कर देते हैं, या फिर हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस अगर नहीं होता तो वी मूव टू नेक्स्ट ऑप्शंस लाइक IVF, ICSI एंड अदर। तो ये एक क्लियर कट मार्किंग टेस्ट है जो इजीली अवेलेबल है और हम करते हैं, और आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग फर्टिलिटी इज द पेशेंट्स एंड कपल्स कोऑपरेशन, कपल्स लाइफस्टाइल। We should avoid junk foods, we should avoid the unhealthy food, we should avoid the oily and the deep fried food. Healthy lifestyle, exercise, good healthy food, proper supplementation of antioxidant, and avoiding all the habit forming things like excessive coffee, alcohol, tobacco, smoking. Very healthy lifestyle and harmony and peace and love is very important to go ahead with this treatment. Happy New Year and happy Sunday.